अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज पाकिस्तान जाग रहा है। और मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान में जितनी आप हमारे लोगों की अगर गुफ्तगू इस वक्त सुने, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हमारे गली मोहल्लों में जो बात हो रही हो, चाहे सोशल मीडिया हो, पूरी ही कौम इस बात पर फ़ख्र करती है कि पाकिस्तान की अफवाज चाकू चौबंद हैं, मुसल्लह हैं और इस वक्त उतनी अपनी कैपेबिलिटी का और कैपेसिटी का भरपूर मुजाहरा किया है। जिस तरह के हम जानते हैं कि 2 रोज़ कबल भारतीय जारियत के बाद ये सवाल पाकिस्तान में उठा था कि अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कैसे करेगा। हमारे हाईएस्ट ऑफिसर्स से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो या फिर ISPR की तरफ से ये बात वाज़े कर दी गई थी कि नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया टू वॉच आउट फॉर द रिस्पॉन्स। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा और जगह और वक्त का तयन पाकिस्तान ही करेगा। कल जिस तरह के हमने देखा कि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 2 इंडियन जेट फाइटर पायलट्स हैड बीन शॉट डाउन, यानी 2 तैयारे गिरा दिए गए। इसके अलावा 2 उनके पायलट्स पाकिस्तान में ज़ेर हिरासत हैं, एक का इलाज किया जा रहा है और ये दोनों ही प्रिजनर ऑफ वॉर्स हमारे सामने, जिनकी कल वीडियोस भी रिलीज़ की गई। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान हैड अ फर्म, नॉन निगोशिएबल, वेरी असर्टिव रिस्पॉन्स कि जी हम रिटेलिएट करने के बारे में सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। लेकिन ये रिटेलिएशन भी या ये रिस्पॉन्स भी ऐसा नहीं था कि ये नी जर्क रिएक्शन हो, आप हमें प्रोवोक करें और फौरी तौर पे पाकिस्तान की तरफ से हमला हो। जो चीज़ हमने कल देखी वो बहुत अहम ये थी कि पाकिस्तान ने सोच समझ कर इनके तैयारों को इंगेज किया, एक मकबूजा कश्मीर में और एक आज़ाद कश्मीर में मार गिराया और यहाँ पे कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। यानी जिस तरह के इंडिया ने बड़े बड़े क्लेम्स यहाँ पे आपके सामने किए हैं कि जी उन्होंने एक टारगेटेड ऑपरेशन किया, एक टेररिस्ट कैंप को उन्होंने तबाह किया और 300 लोग उसमें तकरीबन होते हैं जिसको उन्होंने निस्तो नाबूद कर दिया, इसका एक भी सुराग, एक भी एविडेंस वो आज तक प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, यानी 14 फरवरी को होने वाला पुलवामा अटैक, जिसमें 42 इनके जो पैरामिलिट्री स्टाफ है उसने वो जाँ बहक हुआ था, उसके बारे में हम आपको बताते चले कि उसका भी कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया गया है, जबकि इंडियन मीडिया ये बार बार यलगार कर रहा है कि इसका एक डोसियर यानी जो तमाम एविडेंस हैं वो पाकिस्तान के हाई कमीशन को प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन इसको फॉर्मली आप अगर इस बात को भी चले उनकी अगर हम तरदीद नहीं करते तो ये डोसियर कल प्रोवाइड किया गया आफ्टर देयर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, इसके बाद कि उन्होंने पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट किया। अब आपको सुनवाते हैं कि कल इस जवाबी कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी का मुजाहरा किया है। इसको मिलिट्री टर्म्स में आपको दोबारा वाजे करते चले कि हमने कल जितने भी दिफाई तज्जियाकारों से बात की उन्होंने कहा कि इसको रिटेलिएशन भी नहीं कह सकते, दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन कि अगर आप हमारी LOC को वायलेट कर सकते हैं तो हमारे पास ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मौजूद है। एंड आई थिंक राइट नाउ द सिचुएशन इज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया के लिए, यानी वो कोई ना तस्वीर, कोई एविडेंस नहीं दे पा रहा। उन्होंने इस बात को इतना एस्केलेट कर दिया है कि उनके हाईएस्ट ऑफिस यानी उनके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कोई तरदीद नहीं आ सकती, कोई अमन की या डायलॉग की बात नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ये सारा का सारा मिस एडवेंचर अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया गया था तो उनके लिए अब इस पे से पीछे हटना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जबकि पाकिस्तान की ना सिर्फ ये एक दिफाई कैपेबिलिटी का मुजाहरा है बल्कि हमारी ये सफारती जीत भी है कि हमारे हाईएस्ट ऑफिस से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उनको एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दी है। एक दफ़ा फिर इस बात को रीइटरेट किया है कि देखिए जी जंग शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन ये तमाम जंगें जो दुनिया में हुई हैं उसमें मिसकैलकुलेशन होती है। यहाँ पे आपको भी ये शॉर्ट्स भी सुनवाते हैं और उसके बाद मैं एक और पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूँगी, लेकिन फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक कि कल जो वज़ीर आज़म ने एक बहुत ही मुख्तसर लेकिन एक बहुत ही कंप्लीट, एक बहुत ही पुरजोर और सोचा समझा हुआ रिस्पॉन्स दिया, जिसको इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया की मीडिया और पूरी दुनिया के अमन के ख्वाहिशमंद लोग इसको सराह रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैड टू से अबाउट इट। आज हमने एक्शन लिया। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज ना हो, सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। हम जब पूरी तरह तावन करने के लिए तैयार थे, मुझे ये खदशा था कि उसके बावजूद हिंदुस्तान ने कोई एक्शन लेना, हमारी मजबूरी होगी रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि कोई भी सॉवरेन मुल्क ये किसी मुल्क को इजाजत नहीं देता कि वो उसके मुल्क के अंदर कार्रवाई करे और खुद ही फैसला कर ले कि वो उसने जुर्म किया
जज, जूरी और एग्जीक्यूशन खुद ही बन जाए। 2 हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया। और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि पायलट्स हमारे साथ हैं कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई, हिंदुस्तान को पूरी ऑफर की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। अब देखिए जी, एक एक्शन होता है मिलिट्री एक्शन, जिसमें इंडिया ने वायलेट की हमारी एलओसी, हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। सवाल ये पैदा होता है कि जो कार्रवाई हमारे फॉरेन ऑफिस ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने की है कि एक दफ़ा फिर आपको मुज़ाकरात की दावत दी है, उस पर इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है? क्या वो जवाबी कार्रवाई करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एक बड़ा दिल उनके पास मौजूद है भी या नहीं? सवालात इंडिया में भी उठ रहे हैं। जिस तरह के हमने कहा कि मीडिया उनकी एस्केलेट करती है, वहाँ पे जी नरेंद्र मोदी साहब को एक बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है कि जो काम वाजपेयी साहब ना कर पाए, जो काम मनमोहन सिंह ना कर पाए बतौर वजीर आजम भारत, वो मोदी सरकार ने कर दिया। लेकिन अब मसला ये है कि सुबकी बहुत शदीद हुई है, क्योंकि आपके 2 पायलट हमारी गिरफ्त में हैं, 2 तैयारे हमने मार गिराए हैं। मीडिया पे क्या हालात हैं और वहां पे किस किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं, ये भी मुलाहिजा कीजिए जनाब। ये वो इंतशार है, ये वो कन्फ्यूजन है, ये वो बौखलाहट है जो नरेंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इंडिया को तोहफे में दी है। देखिए जी, जंग की बात करना, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को बढ़ावा देना बहुत आसान है, लेकिन अपने ही माशरे में जो थिंकिंग क्लास है, जो समझती है कि आप क्या मिसएडवेंचर करने जा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द इंटायर कंट्री, आप एक जंग मुसल्लत कर रहे हैं, एक जंग में अपनी ही रियासत को झोंक रहे हैं ओनली बिकॉज यू वांट टू विन एन इलेक्शन। ये बात अब सबके सामने खुलकर आ गई है। जो लोग डिफेंड करना चाह रहे हैं इस वक्त इंडियन एक्शन को, वो भी नहीं कर पा रहे। और ये उनका मीडिया, यानी ये वो ऊपर तो हेडलाइन चलाते हैं कि जी इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, लेकिन ऐसा लगता है इंडिया ने अपने ही आप को सैबोटाज कर लिया है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने अपने माशरे में, अपने थिंकिंग क्लास पे की। अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जिया का भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सारी कंफ्यूजन अब वो अपने माशरे में क्रिएट कर चुके हैं, उसके बाद क्या होगा? अब इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके ख्याल में व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर इंडिया? देखिए सिद्रा, ये जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल हम हक बचाने में ये अल्फाज इस्तेमाल करने में, मगर मैं समझता हूँ कि इसको हम इस तरह को कोई रंग न दें जिसमें हम कोई ऐसी बातचीत करना शुरू कर दें कि जो हमें फतह हासिल हुई है उसमें कोई तकब्बुराना इजहार हो। नहीं, तो इसमें हमें थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक आपने सवाल किया है, ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत जो इस हद तक, जिसको कहते हैं ना, बढ़ के मार रहा था, और कल जो उसने किया वो बिल्कुल झूठ पर मबनी था और प्रोपेगेंडा था जी। और कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसे वो क्लेम कर रहा था। और सारा दिन हम देखते रहे, वो 3-4 ज़मीन पर वो गड़े थे जो उनके पे अप जो लोड है वो गिराने से वो पैदा हुए। वो जो कह रहे थे जी कि हमने बहुत सारी वहाँ पे तबाहकारी कर दी ज़मीन पर, और फिर वो 350 से लेकर शायद 600 की फिगर बता रहा था कि लोग जो हैं। शायद ये तो वो एक्शन था जिसकी बात की। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मीडिया के हालात अभी हमने सामने देखे, मीडिया ने ही इस इशू को इतना एस्केलेट किया था, बहुत ज़्यादा भड़के मारी थी वहाँ पे। अब आपके ख्याल में मीडिया उनका थोड़ा सा चीज़ों को डी एस्केलेट करने की तरफ जाएगा, कुछ रवादारी दिखाएगा? देखिए, ये माजी में तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। ये पिछले दिनों जो रमेश हैं वो हुकूमत के साथ हैं, और वो भारत का दौरा भी करने गए, और उन्होंने वापस आकर मोदी से भी मिले, उनके बड़े बड़े उहदेदारों से भी मिले, और वापस आकर उन्होंने तकरीबन हमें ये बताया कि जी मेरी बातों का उन पर असर हुआ है, और उन्होंने तकरीबन इस बात के साथ रजामंदी का इजहार किया है कि उनकी तरफ से कोई
इस तरह की जारहाना कार्रवाई नहीं होगी। सही। और अभी उनको आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और अगले ही दिन आपने कल देख लिया कि क्या हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूंकि झूठ बोलना उनकी आदत है और मुनाफकत है, जिसके तहत जो आपने कहा कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये कमेंट्स आपके बिल्कुल एप्ट हैं, आपका तज्जिया बिल्कुल एप्ट है। हमारे साथ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब खुर्शीद कसूरी साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। खुर्शीद साहब, सफारती कॉरिडोर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर ऑफर दी है मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की, इंडिया को फिर ये मामले को डी एस्केलेट करने का एक रूट दिया है, लेकिन अभी तक सुषमा स्वराज साहिबा के एक बयान के अलावा कोई हम नहीं देखते कि उनकी तरफ से सफारती कॉरिडोर का इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट सुषमा स्वराज साहिबा ने ये बात को रिक्स में, यानी रशिया इंडिया चाइना कॉन्फ्रेंस जिसको वो अटेंड कर रही है, वहां पे भी उठाने की कोशिश की। एक तरफ वो इंडियन एयरफोर्स एक्शन करती है और फिर दूसरी तरफ वो एक ग्लोबल यूएन फोरम की तनाजुर में इस मसले का हल भी चाहते हैं, दहशतगर्दी का हल चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि सफारती ताल्लुकात और मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे? पहले इसमें दो तीन चीज़ें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से सिविल और मिलिट्री दोनों के जो बयानात आए हैं, जो उनके एक्शंस हैं और जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छी रही है। इसी वजह से इसका असर अच्छा हो रहा है। फिर उसमें मुदब्बराना एक सोच थी प्राइम मिनिस्टर की भी और DGI SPR की भी, और उसमें कोई ट्रायम्फलिज्म नहीं दिखाया गया, कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई शोखी नहीं थी। हालांकि जहाज हमने गिराए थे, बावजूद इसके प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मतानत से, इनकसारी से, मुदब्बराना अंदाज में ऑफर की, आए हम बातचीत करते हैं, तो उसका असर अच्छा होगा। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, वहाँ ओपिनियन इस वक्त डिवाइडेड है, लेकिन हिंदुस्तान की क़यादत मेरा ख्याल है ये ज़रूर सोचने पे मजबूर होगी कि अगर आपने ये ट्राई किया है तो 1965 वॉर में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर डोमिनेंस बहुत जल्दी हासिल कर ली थी। सही। और अभी उनके लिए एक ये सबक है, अगर देखें उन्होंने पाकिस्तान में इंकर्जन करनी है तो वो हवाई जहाज से ही आएंगे ना, पैदल चल के तो नहीं आएंगे, वो तो लैंड वॉर शुरू हो जाएगी। तो अगर हवाई जहाज से आएंगे, 4 उनके जहाज और गिरा लिए गए और उनके यहाँ रख लिए गए प्रिजनर्स, तो उनको क्या फायदा है? पाकिस्तान ने तो कहा ही नहीं कि हम उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, हमने तो कहा है हम अपना दिफा करना चाहते हैं। बिल्कुल, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, वक्त मेरे पास का दिफा करना चाहते हैं। दूसरा, हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी है। आपने जिस तरह खुद कहा कि हम कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे, इस पर कोई जिंगोइज्म का मुजाहरा पाकिस्तान नहीं कर रहा, कोई तकब्बुर या फातिहाना अंदाज में हमने बात नहीं की, बल्कि हम फिर भी दोबारा पाकिस्तान क्योंकि अमन का ख्वाहिशमंद है, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दे चुका है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दैट रिस्ट्रेंट। यानी जब आप कहते हैं ना कि अगर गुस्से में आके कोई चीज़ करना बड़ा आसान होता है, लेकिन रिस्ट्रेंट दिखाने वाला एक असल पावरफुल स्टेट होता है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा आपको कुछ और जावियों की तरफ भी लेके जाएंगे, इसके क्योंकि हम एक जिंदा कौम हैं। ये मामलात, ये कशीदगी अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जिस तरह कि हमने आपसे कहा कि जी ज़िंदा कौम है और साथ साथ हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है जी, कशीदगी और तनाव की सूरत हाल है ख़ित्ते में, खुसूसन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के साथ, लेकिन फिर भी लाइफ इज़ गोइंग ऑन। देयर आर थिंग्स दैट वी आर डूइंग। हमेशा मुझे ये इस्तिलाह बहुत पसंद आती है कि किसी भी मुल्क की या किसी भी रियासत की जो स्टोरी होती है वो बिल्कुल एक नदी की तरह होती है। हिस्टोरियंस या मीडिया उस पानी के बहाव में इंटरेस्टेड होते हैं जिसमें कभी कभार खून भी शामिल होता है, बट ऑन द बैंक्स पीपल आर डूइंग अदर थिंग्स एज वेल। दे आर राइटिंग बुक्स, दे आर रीडिंग बुक्स, दे आर पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स। सो वो जो स्टोरी है ना, उस पर भी फोकस लाना ज़रूरी है। और इसी हवाले से आपको बताते हैं कि जी हमारे पास इस दफ़ा 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल के। जो लोग किताबों से रुग़बत रखते हैं, जो लिटरेचर को मानते, समझते, पढ़ते हैं, उनके लिए ये बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इवेंट होता है हर
साल, और ये कराची में मुनक्किद किया जाता है। कई सालों से ये बीच लग्जरी, बल्कि मेरे ख्याल में तमाम ही सालों में ये बीच लग्जरी में ही किया जाता है। कल ये दोबारा शुरू हो रहा है फॉर दिस ईयर, एंड वी वुड स्ट्रांगली अर्ज जितने स्टूडेंट्स, जितने फैकल्टी मेंबर्स देख रहे हैं, 1 मार्च से लेके 3 मार्च तक बीच लग्जरी कराची में कराची लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें वील हैव अ वंडरफुल प्लेथोरा ऑफ राइटर्स, थिंकर्स, पीपल दैट यू वुड लाइक टू लिसन टू कमिंग इन। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़रा आपको, क्योंकि ये माशाल्लाह अब ये जो जर्नी है वो 10 सालों पे मुहित है, क्योंकि ये 10वां KLF होगा, तो आपको दिखाते हैं कि ये जर्नी किस तरह आगे बढ़ी और इसकी रंग, इसकी खूबसूरती, इसका एक फ्लेवर क्या होता है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। So from the city by the sea, Karachi, we bring you our premier literature festival, जो एक दफ़ा फिर कराची के बीच लग्जरी होटल में मुनक्किद हो रहा है। अगर आप इससे रुग़बत रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, ज़रूर जाइए। फ्रॉम द 1st to the 3rd of March नई किताबें भी यहाँ पे रिलीज़ होंगी, पहली दफ़ा उनकी रोनुमाई होगी, और साथ साथ उनके ऑथर्स, उनके थिंकर्स वहाँ मौजूद होंगे, जिनसे आप बराह रास्त बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उनकी सोच, उनकी अफकार क्या थी, जिसकी वजह से ये ब्यूटिफुल वर्क ऑफ क्रिएटिविटी हमारे सामने आया। मैं इसका लाइनअप देख रही थी, जब ज़बरदस्त लाइनअप है, एंड द थीम्स आर बीइंग डिस्कस्ड। यानी हम सिर्फ अपने विरसे को, हमारा जो सकाफती, हमारा जो लिटरेचर का विरसा है, उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि नई नस्ल किस तरह लिटरेचर को देखती है, अपना कंट्रीब्यूशन डाल रही है, उन इमर्जिंग राइटर्स से भी यहाँ बात होगी। तो सबसे पहले आज इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे एक्सक्लूसिव गेस्ट, द पीपल हु हैव बीन द फोर्स बिहाइंड द कराची लिटरेचर फेस्टिवल फॉर नाउ। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जिसका ये आइडिया था, दे हैव बीन द फोर्स बिहाइंड इट, जनाब अरशद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एंड फॉर गिविंग अस दिस एक्सक्लूसिव ऑन आज न्यूज़। आज न्यूज़, कोई भी लिटरेचर, कोई भी इस तरह का सकाफती प्रोग्राम हो, हमारी कोशिश होती है कि हम ज़रूर उसको सपोर्ट करें और फुली प्रमोट करें। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं राहिला बकाई साहिबा, यू वन ऑफ द डायरेक्टर्स एट द OUP। थैंक यू वेरी मच राहिला फॉर बीइंग हियर, और आप भी इस जर्नी में मेरे ख्याल में शुरुआत से ही शामिल थी। सो आपसे भी पूछेंगे कि व्हाट हैज़ बिन योर मोस्ट इंडियरिंग मोमेंट इन दैट। लेकिन अरशद साहब, इफ आई मे बिगिन विद यू, कल आप लोगों की भी प्रेस मीट थी। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट KLF 2019 फॉर यू? I think this being the 10th anniversary of the Karachi Literature Festival, we're very excited, and what's been different this time is कि हमने इसमें to be more inclusive, to add new perspectives, हमने एक advisory board form किया, जिसमें that comprises of prominent literary figures, poets, writers, and that advisory board has helped us with creating the whole program. So this program is all about celebrating the future, and therefore the theme of this festival is the focus is tomorrow. सही। अच्छा साहब, मिलेनियल्स को आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी जिस वक्त ये शुरू हुआ द मिलेनियल्स वेरी यंग, एक इम्प्रेशन यही आता है कि अभी लाउबाली से नौजवानों को मिलेनियल्स कहा जाता है। लेकिन क्या रिस्पॉन्स रहा है व्हेन यू हैव दिस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पब्लिक फेस्टिवल? सो व्हेन पीपल कम इन, व्हाट इज़ देयर इम्प्रेशन, व्हाट डू दे टेक अवे आपके ख्याल में? आई थिंक कि एक चीज़, थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री पे जाऊंगा। जब इनिशियली ये फेस्टिवल शुरू हुआ in 2010, when the Oxford University Press and the British Council originally conceived of having this or holding this festival, तो उस वक्त जो शहर के हालात थे, वो law and order wise there was a lot of insecurity. Karachi was declared to be the most dangerous city in the world, Rahila. We remember being there in that meeting. तो पहले तो लोगों ने कहा ये किस किस्म का ख्वाब देख रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बिकॉज वो हालात इतने कंड्यूसिव नहीं थे, और उस ज़माने में ये चीज़ सोचना कि इस तरह का एक फेस्टिवल करेंगे जहाँ सारे ऑथर्स, राइटर्स एंड लिटरेरी लोग इकट्ठे होंगे, तो इट वाज समथिंग कि ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है जी। मगर फ्रॉम दैट स्टार्ट वेयर वी वर एबल टू गेट ऑथर्स, राइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड to come and participate
in this festival. And successfully do it for 10 years. यानी एक दिहाई का ये सफ़र है। राहिला, आपके लिए मोस्ट इंडियरिंग मोमेंट्स कौन से रहे? कई दफ़ा जिस तरह आपने खुद कहा कि मुश्किलात बड़ी आती हैं, और क्योंकि राहिला से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, इनको हम देखते रहते हैं, जब फेस्टिवल होता है इधर उधर भागना, ये ऑथर अभी तक पहुँचे क्यों नहीं है, और उससे पहले की आई एम श्योर कि टेंशंस बहुत हैं। इस वक्त भी आपके सामने एक सिचुएशन है कि जी एयर स्पेस, कमर्शियल फ्लाइट्स हमारी बंद हुई हुई हैं इस वक्त, तो आर यू इन ऑर्डर? हाउ आर यू टेकिंग things in this stride? We are lucky, Sidra, to this extent कि all our authors जो कराची से बाहर हैं, despite the situation, they are all willing to support us. सही। I mean, I've been receiving phone calls since yesterday from all of them, you name it, चाहे लाहौर से हैं या इस्लामाबाद से, और उन सब का एक ही था कि हम आने को तैयार हैं, जैसे ही एयर स्पेस खुलती है फ्लाइट्स आगे पीछे भी कर दें, लेकिन हम आपके पास आएंगे, क्योंकि ये जो फेस्टिवल होता है कराची का, ये हमारे दिल से बहुत करीब है, और ये लोग कराची के लोगों के लिए होता है, सो वी हैव टू बी देयर। सो जब इस तरह की सपोर्ट आपको लोगों से मिलती है ना, तो आपका दिल बहुत बढ़ जाता है और आपको एहसास होता है कि हाँ, ये सब कम्युनिटी आपके साथ है। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है एट द KLF, कभी आप अगर वहाँ पे जाएं, एक तो सिमल्टेनियसली सेशंस हो रहे होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का सेशन अटेंड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की गुफ्तगू या एक डिबेट डिस्कोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे बढ़कर ये, क्योंकि ये एक फ्री फॉर ऑल पब्लिक इवेंट होता है, तो किसी भी तबकाती जो हमारे आपसी डिफरेंसेस हैं उससे पाक, यानी आपको नज़र आएगा कि किसी ने बड़े कोई ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं तो भी वो वहाँ पर मौजूद है, कोई बिल्कुल सादा लिबास में है तो भी वहाँ आया हुआ है, और कोई तफरीक आपको नजर नहीं आती, आपकी फिक्र, आपकी सोच सबसे बालातर है, राइट? अरशद साहब, आपके व्हेन यू सबसे एंडियरिंग लगता है जब स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स कम इन एंड दे ट्राई टू टॉक टू ऑथर्स एंड से कि ये हमने आपकी किताब पढ़ी और हमारा ये इंप्रेशन है, इसके बारे में डिस्कोर्स, सब मेरे बच्चे हैं। और जो हमारे लिए तो चूज करना कि कौन से सेशन में टाइम ज्यादा लगाना है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. But I think that this time around there are so many exciting sessions on such diverse fields. Usme we are debating on literature, we're exploring the interaction between the social media and its impact on literature, its impact on education, and therefore ये जो सारी theme है, it is all about the future. और so what I am planning to do is to try and spend जितना मैं ज़्यादा टाइम किसी एक सेशन में लगा सकता हूँ and yet get a flavor of all of the various sessions. अच्छा, very quickly राहिला, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि now festivals have a very strong digital leg. So are you also planning कि ये discourses, ये sessions record करके फिर जो लोग physically नहीं पहुँच पाएं उनके लिए भी available होगा? बिल्कुल सिद्रा, हमने दो चीज़ें की हैं। एक तो ये कि हम सारे सेशंस को रिकॉर्ड करवाते हैं जो बाद में YouTube पे चले जाते हैं। सही। और साथ साथ हमने लाइव उनकी जो टेलीकास्ट करती है, हाँ, वो भी साथ साथ चल रही होंगी कि अगर एट दैट मोमेंट कोई देखना चाह रहा है, नहीं आ सका, फंस गया है, तो वो उसी वक्त देख ले, नहीं तो बाद में चंद दिन बाद एवरीथिंग विल बी ऑन YouTube अवेलेबल, पीपल कैन वॉच दोस। थैंक यू सो मच राहिला। एंड एडिशनली एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, मुल्की हालात पे बात हो गई, बॉर्डर की कशीदगी की बात की, फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है टूवर्ड्स पीस, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा द सिटी बाय द सी इज़ गोइंग टू बी होस्टिंग द कराची लिटरेचर फेस्टिवल। लेकिन अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आई थिंक थैंक यू वॉज ड्यू। कल मैंने आपके सामने मेरी, क्योंकि टीम ने पूरी ये सेलिब्रेशंस प्लान की हुई थी मेरे लिए, वी कट द केक हेयर ऑन द सेट, सो मैंने उन सबको तो थैंक यू बोल दिया जिनको आपने मेरे शो में भी देखा, एंड ही रीड्स न्यूज़ ऑन आवर चैनल। उन्होंने तो कह भी दिया, उन्होंने कहा सिद्रा आपकी सालगिरह पे जो 2 तैयारों का तोहफा मिला है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सो वंस अगैन थैंक यू टू ऑल माई कॉलीग्स, ऑल द पीपल हु मेड माई डे वेरी वेरी स्पेशल। जितने फ्रेंड्स, जितने लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने नहीं भी किया, और जिन्होंने SMS किए, जिन्होंने तोहफे भेजे, जिन्होंने केक्स भेजे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्यार की वजह से आई फील वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी ब्लेस्ड। लेकिन जनाब, आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम बात करना चाहेंगे कि कई दफ़ा
ज़िंदगी में यू कम अक्रॉस पीपल जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन वो उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते, उनका गुस्सा हर चीज़ पे हावी हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं करते लेकिन शायद उनकी कोई सियासी काम के सिलसिले में या घरेलू मजबूरी होती है कि आपके साथ एक रवादारी का या अच्छाई का रिश्ता बना के रखना पड़ता है। इस तरह के लोगों को कभी कभार लोग कहते हैं कि भाई जो कुछ है सामने होना चाहिए, ये जो पीठ पीछे आप बुग़्ज़ रखते हैं या आपके दिल में एक्चुअली मैल है लेकिन आप लबों पर मुस्कुराहट सजा कर हमसे मिल रहे हैं, ये आपकी दोहरी शख्सियत और आपकी मुनाफिकत की अक्कासी करता है। आज हम बात करना चाहेंगे इसी सब्जेक्ट पे। क्या ये वाकई हमारी पर्सनालिटी के मुख्तलिफ शेड्स होते हैं या हमारी अपनी शख्सियत के कुछ ऐसे ज़ाविये होते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते और ढक कर छुपा कर दुनिया से बचा कर रखना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। इसी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं अ वेरी वंडरफुल, वेरी इनलाइटन साइकोलॉजिस्ट। ये इंडिविजुअल करती हैं, शी वर्क्स एज अ साइकोथेरेपिस्ट और इसके साथ साथ अगर ग्रुप सेशंस की बात की जाए, sometimes people have issues with families, with relationships, she also tackles that. Transformation Wellbeing Center से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलम नाज। थैंक यू नीलम फॉर बीइंग हियर विद अस। You're welcome. अच्छा नीलम, मुझे बताएं कि हम में से हर शख्स है ना, जब हमारी लड़ाई होती है ना तो एक दूसरे पे हम ये पॉइंटर कभी ना कभी ज़रूर मारते हैं कि ये तुम्हारी मुनाफिकत है, तुम डुअल पर्सनैलिटी हो। तो क्या हम वाकई सभी की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रखती है? पर्सनालिटी जो होती है ना वो बहुत सारे हिस्सों से बनती है, सही। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, आपसे एक क्लिनिकल साइकोलॉजी के टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो अपने घर पे मैं इस तरह नहीं हूँ। मैं अपने पेरेंट्स की बेटी हूँ, ठीक है, मैं उनसे मजाक भी करूँगी, उनसे शिकायत भी करूँगी, ये भी मेरी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है। तो हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ पर्सनालिटी के हिस्से होते हैं। लेकिन जहाँ जिन लोगों को डुअल पर्सनालिटी कहा जाता है कि जी आपने अपना जो असल है उसको छुपा कर रखा हुआ है या अपने ऊपर एक खोल चढ़ाया हुआ है, उसकी क्या यानी डेफिनेशन होनी चाहिए? ओके फाइन। सो बेसिकली जो लोग अंदर से कुछ और फील करते हैं और बाहर कुछ और शो करते हैं, ठीक है, इसका ये मकसद होता है कि हम कंफर्टेबल फील नहीं करते कि लोग हमारे असली शख्सियत को एग्जैक्टली पहचाने, राइट। हमें डर होता है कि लोग हमें नापसंद कर देंगे। जो इंसान का सबसे बड़ा डर होता है कि सामने वाला मुझे पसंद नहीं करेगा, तो हम वही दिखाना चाहते हैं जो लोगों को पसंद आता है। अगर फैशन में है कि शॉर्ट शर्ट्स पहननी है, मुझे खुद पसंद हो ना पसंद हो मैं ये पहनूंगी क्योंकि आई वांट टू फील कि मैं बाकी सबकी तरह हूं। एग्जैक्ट, यानी इंसान का सबसे बड़ा जो खौफ है या फियर है वो फियर ऑफ रिजेक्शन है कि लोग मुझे अपनाएंगे नहीं, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे रद्द कर देंगे। तो जब आप ये फीलिंग रखते हैं तो आप अपने आप को कहीं छुपा कर ढक कर रखते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है, जिस तरह हमने कहा ना कि अगर मैं अपने असल चेहरे को नीलम कब तक छुपा सकती हूँ? नहीं पॉसिबल, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पॉसिबल। जब हम अपनी असली फीलिंग्स को अंदर रखे जाते हैं, अगर हम किसी को पसंद नहीं करते, बार बार उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर से फील नहीं कर रहे, तो वो जो फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है जिसको हम कहते हैं, वो हमारे अंदर जमा होती जाती है और किसी ना किसी सूरत में बाहर आ जाती हैं, या गुस्से की शक्ल में बाहर आ जाती हैं, या डिप्रेशन की शक्ल में, या फिर हमारे रिश्ते ख़राब कर देती हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा देर तक हम उन नेगेटिव फीलिंग्स को अपने अंदर तक रख सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जो चीज़ है ये ऑफिस एनवायरनमेंट्स में फेस करते हैं, तो मैं इस वक्त हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुली हैं, अगर आप इस बारे में बात करना चाहें तो ज़रूर बताएं। अच्छा, ऑफिस के साथ साथ घरेलू ज़िंदगी में, हमारी पर्सनल ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ हम देखते हैं लोग, जैसे मिसाल के तौर पर रिश्ते की बात की जाती है कि जी जब पहली दफ़ा रिश्ता आया था तो लोगों ने अपने एक बड़ा अच्छा रूप आपको दिखाया, बड़े कर्टियस भी हुए रहे, तो जी समोसा लीजिए, समोसे के साथ सॉस भी लीजिए, उस तरह की अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। फिर अचानक से आहिस्ता आहिस्ता जो लोग कहते हैं ना, ये वार्निश उतरने लग गई, फिर आपका असल सामने आया। नीलम, व्हाट डज हैपन एट दैट टाइम? इंप्रेशंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, हम जब किसी से भी मिलते हैं फर्स्ट टाइम, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, तो हम एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। और ऐसा नहीं है कि वो जो हम कर रहे हैं वो हमारी एबिलिटी नहीं है या वो हमारा नेचर नहीं है, लेकिन हम वो सिर्फ कुछ देर के लिए कर रहे हैं, राइट। अगर खाना बना रहे हैं, किसी को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जो 24 आवर्स है उसमें मैं किस तरह से रहती हूँ, वो कहते हैं ना कि शादी
होती है तब पता चलता है कि आपका पार्टनर वाकई कैसा है। Right. जब तक आप साथ नहीं रहेंगे तब तक आपको अंदाजा नहीं होगा उसके नेचर का, उसकी पर्सनालिटी का। True. तो 24 आवर्स के लिए वो मखौटा पहनना, वो चीज मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। वो मखौटा, वो मास्क आप नहीं ज्यादा देर तक अफोर्ड कर सकते। ये जिंदगी है, हील्स नहीं है, थोड़ी देर के लिए पहनी जा सकती है, उसके बाद जो ना आपने उतार के घर की चप्पलों में आ जाना है। जी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, कैसी याहिया बात कर रहा हूं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ याहिया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी गेस्ट को भी सलाम हो। लेकिन आप जो नक्शा खींचती है ना, जो पर्सनैलिटी का, जो जैसे आपने कहा कि चाय पेश कर रही हैं, बड़ी मेहरबानियां कर रही हैं, बड़ी प्यारी जबान इस्तेमाल करती हैं, बाद में जो है पता चलता है कि कहानी चुड़ैल वाली निकल आई। लेकिन लिटरली बाकी हकीकत देखिए, मेरे ख्याल में जो लोग भी जिनकी डबल पर्सनैलिटीज होती है ना, वो उनको आर्टिफिशियल रहना पड़ता है, वो बेचारे पोस्ट कर रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपके जो ये स्पेशलिस्ट से भी यही है कि देखिए, हम एक दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं, वो एक्सपोज तो हो ही जाते हैं ना। आप गैस कर लेते हैं, आपने ये आपके सामने बड़े बड़े बन रहे हैं, झुक रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, उसके बाद आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन क्या ये एक बीमारी है, या आप इसको क्या समझती हैं? इसको रेक्टिफाई आदमी कर सकता है? और बहुत बहुत शुक्रिया याहिया कॉल करने का, और आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि क्या ये बीमारी है। देखिए, जहाँ पे मैं देखती हूँ, आई थिंक डॉक्टर नीलम इसको ज़्यादा वाज़ेह कर पाएंगी, लेकिन नीलम पता नहीं क्यों मुझे ना कभी कभार इस तरह के जब कोई एक्सपोज होता है ना कि भाई वो उसने आपके साथ बुरा किया, या असल में उसका रवैया या उसकी सोच आपके बारे में क्या थी जिसको छुपा के चल रहे थे, आई सी इट एज अ क्राई फॉर हेल्प। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई बचपन में या ज़िंदगी के तजुर्बे एक इंसान के साथ ऐसे गुजरे हैं जहाँ पे उसको अपने आप से मोहब्बत ख़त्म हो गई है। आप अपने बारे में किसी चीज़ को तभी छुपाते हैं ना जब वो आपको लगता है कि वो आपकी खामी है, या वो ऐसी कोई चीज़ है, आपकी वीकनेस, जो आप दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते। तो आप अपने आप को गार्ड करते 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 आपने पीछे कर लिया। लेकिन जब गुस्से की सूरत में, जेलसी की सूरत में, किसी भी नेगेटिव इमोशन में वो रवैया निकल के बाहर आता है, तो मेरे ख्याल में तो ऐसा शख्स मदद का हकदार होता है। नीलम, आप क्या कहेंगे? वेरी ट्रू, अग्रीड विद दैट। देखिए, हम कह रहे थे कि जो मेन डर होता है इंसान का, वो फियर ऑफ रिजेक्शन है। लोग मुझे अपने आप से दूर ना कर दें या मुझे नापसंद ना कर दें। तो वो शख्स जो इतना ज़्यादा डरता है कि लोग मुझे नापसंद कर दें उससे, तो वो अपने आप को पसंद नहीं करता है, ज़्यादा इनसिक्योर है, इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। और इसीलिए वो हर वक्त एक अटेम्प्ट करता रहता है कि लोग मुझे पसंद करें, मैं अच्छा लगूं, तुम्हें मेरा खाना तो अच्छा लगाना, कैसे बनाए खाना, 10 टाइम्स पूछना वही अच्छा, चीज़। उल्टा भी, यानी कई चीज़ों में आप ये देखें, ये तो आप हमारे जहन में शायद एक खातून आ रही है कि वो बेचारी अटेंशन हंग्री है, वो तैयार होती है तो अपने कपड़ों के बारे में पूछती है, खाना बनाती है तो खाने। आप मर्द हजरात में भी देखिए, मर्द हजरात में ये चीज़ गुस्से के तौर पे आती है। जब आप में हाँ कहने की हिम्मत नहीं होती तो आप ना कहते हैं। यानी एक ऐसा शख्स जो हर चीज़ में कीड़े निकालता हो, बेसिकली वो अपनी सुपीरियरिटी एक्सपोज कर रहा है। और सुपीरियरिटी आप तभी दूसरे पे उसकी रोक डालने की कोशिश करते हैं जब आप अंदर से इनसिक्योर होते हैं। वेरी ट्रू। तो आप मर्द हजरात का जो रवैये इस तरह के होते हैं, वो किस तरह, किस रूप में निकल के आते हैं? अच्छा, देखिए, जो मेल्स होते हैं उनका ज्यादातर गुस्से के तौर पे, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस दी हुई है। मर्द है ना, थोड़ा गुस्से का तेज है, एंड व्हेन दे लूज कंट्रोल वो और गुस्से में आते हैं। एग्जैक्टली। और ये उनके लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। लेकिन उनको अप्रिशिएट किया जाता है, थोड़ा अथॉरिटी में रहे, थोड़ा कंट्रोल में रहे। मर्द है ना, तो उसने कंट्रोल में रहना है। लेकिन ये बेसिकली अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपके लिए एक नेगेटिव इमोशन है, बहुत अनहेल्दी होता है। और जब उसका कंट्रोल नहीं रह रहा होता, अगर वो चाह रहा होता है कि कोई और उसका पार्टनर ज्यादा लीड करे या कुछ और करे, लेकिन उसको होता है कि नहीं यार, मैं तो कमजोर। अच्छा, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। उसके बाद नीलम, ये कि जो खवातीन फर्स्ट हैंड इस मसले से गुजर रही हैं कि उनको लगा कि जी सोचा था क्या हो गया, अब हमारी शादी हो गई, हमें पता चला है कि हमारे हस्बैंड में ये इश्यूज हैं। इश्यूज से मुराद है कि जी गुस्से के तेज हैं, या इनसिक्योरिटी है, या कोई और वजह है जिससे उनकी एक तरह से दोहरी पर्सनालिटी सामने आती है। तो ऐसे लोग अगर आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपका बहन, भाई, शौहर, बीवी, तो फिर उनके साथ डील कैसे किया जाए विदाउट अपनी पर्सनालिटी को डैमेज किए हुए? ये हमारा सवाल होगा आज का, उसको आंसर करते हैं। लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, क्वेश्चन है डॉक्टर नीलम से जी। कि अभी जो उन्होंने कॉलर यहाँ की कॉल आई थी, उससे पहले जो उन्होंने क्वेश्चन बताया था कि जो लोग अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से मिलते हैं और उनको नापसंद करते हैं दिल में,
लेकिन फिर भी उनसे मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम नेगेटिविटी कैसे बाहर निकालें? बिल्कुल, यानी जो लोग आपके करीबी रिश्तेदार हैं लेकिन आपको लगता है कि दोहरी पर्सनालिटी का शिकार हैं, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, उनके साथ डील कैसे किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया सवाल का, इसको हम आंसर करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अहमद बात कर रहा हूँ जनाब, मुल्तान से। जी डॉक्टर अहमद, असल में ना मैंने बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है इसके ऊपर, जो है जिस तरह दोहरी शख्सियत और बाइपोलर इस तरह के डिसऑर्डर्स पे। मेरा असल पॉइंट ये है कि ना अक्सर लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें वाकई ये सिम्टम्स हैं, ये चीज़ है, और उनको अगर आप किस तरह बता सकें ताकि कोई स्पेसिफिक फिर आपसे वो कंसल्ट करें इस तरह कि आया उनको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है, काउंसलिंग की, साइकोलॉजिकल सेशंस की, ताकि उनको फिर इस तरह फायदा हो। डॉक्टर अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। और आज हमारा इस इशू को उठाने का मकसद ये है, देखें दो चीज़ें होती हैं आपके लिए। सबसे अच्छा इंडिकेटर अल्लाह मियां ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम हम सबके अंदर लगाया हुआ है, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात। हमें अपने जज्बात से करीब रहना चाहिए और जो हम फील कर रहे हैं उसको, यानी वी शुड बी एबल टू गिव इट अ नेम। अक्सर लोग जब उदास होते हैं उसको गुस्से का नाम देते हैं, जब गुस्से में होते हैं उसको उदासी का नाम देते हैं। हमें अपने ही इमोशंस का पता नहीं होता। लेकिन इन एनी केस अगर आप नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, दैट्स द पॉइंट यू नीड टू गो एंड स्पीक टू अ थेरेपिस्ट, ताकि आपको पता चले कि ये सिम्टम है या कोई और वजह है। क्या आपका इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है जो आपको इस तरह की फीलिंग्स में रख रहा है, या फिर मसला आपके साथ है? इसके लिए यू नीड अ न्यूट्रल, यू नीड अ थेरेपिस्ट, यू नीड अ पर्सन लाइक नीलम टू डायग्नोज दैट। अब हमें ब्रेक पे जाना है या नीलम से हम जवाब ले सकते हैं? अब हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो नीलम के लिए $1 मिलियन क्वेश्चन कि अगर नेगेटिव इमोशन फील करें तो क्या करें, और अगर हमने ये तयन कर लिया कि मसला हमारे नहीं दूसरे के साथ है, तो फिर उनके साथ कैसे डील किया जाए? ऑल दैट एंड मोर इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे माय वन एंड ओनली, माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड समबडी आई रियली लुक अप टू एज अ मेंटोर। इनकी मेरी मुलाकात कोई बहुत साल पहले हुई थी और इंटरेस्टिंगली वी वर डूइंग, आई वाज एक्चुअली अरेंजिंग अ कैंपस टूर। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्पीकर्स, जिनका एक कहते हैं ना कि ही हैज़ द एबिलिटी टू मूव हार्ट्स एंड माइंड्स, इनकी माशाल्लाह अकम्पलिशमेंट्स की तो लिस्ट बहुत लंबी है। एज अ डिज़ाइनर ही इज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ, एज समबडी हु इज़ अ मीडिया गुरु ही इज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका जो एक लिंक है लोगों के साथ, वो अपने एक्सपीरियंसेस को जब शेयर करते हैं तो उससे हम और बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आजकल आप इनको यूट्यूब पे भी देखते होंगे पीर के साथ। तो ये जो ज़रा पीरी फ़कीरी का सिलसिला है, मलंग इंसान है, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ बशीर कुरैशी, मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट लविंगली नोन एज YBQ। क्या हाल है आपके? पग आपकी बड़ी खूबसूरत है हमेशा की तरह। दोकर करके बैठे हुए मोदी साहब के बारे में आपका ख्याल है? आपको लगता है वो भी डुअल पर्सनालिटी है? यार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आई डोंट नो, मैं कभी ना मिला हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं मिला हूँ। अब मिले हैं? कम बैक, यस, आई हैव मेट हिम। लेकिन किसी एक मुल्क का एक वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आई वुड नॉट वांट टू से एनीथिंग बैड, बिकॉज ये ना मेरा रिलीजन सिखाता है, ना मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात हमें सिखा के गए कि हम किसी के बारे में, अगर खुदा ने किसी को एक रुतबा दिया, गुमान अच्छा रखो, गुमान अच्छा रखो। तो आई डोंट नो भाई अपने वो लोग किस डर की वजह से इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आई मीन मैं आई एम अ वॉर बेबी। मैं पैदा हुआ 1971 में, तो वॉर थी। हाँ। उसके बाद सिर्फ हमने जंगें देखी। ये पहली दफ़ा हमने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर देखे जिनने पीस की बात की, बहुत पीसफुली। पहली दफ़ा हमने फ़ौज देखी जिसने इतनी खूबसूरत बातें की। आप देखें तो सही, वो मुझे कल किसी ने व्हाट्सएप पे वो भेजा था वो क्लिप, एंड आई रियली वांटेड टू एक्चुअली सेंड आउट अ मैसेज टू द अफवाज पाकिस्तान के यू नो हाउ डिसेंट वर दे, you know, after the capture of, you know, the Indian pilot. Exactly. और इतना लिहाज से तो मुझे बहुत फ़ख्र हुआ अपने लोगों पे, और बहुत अफसोस हुआ बहुत से कुछ लोगों ने अजीब सी वीडियोस बनाई और बहुत अजीब सी नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की, और इंडिया की तरफ से भी इस तरह हुआ। तो आई डोंट थिंक वी आर लिविंग इन टाइम्स दैट वी नीड, एनीवन कैन अफोर्ड और नीड्स वॉर, एंड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर माई सेल्फ this is the first time we had hope for peace, and look at हमारे अफवाज देखना। Absolutely.
कैपेसिटी कैपेबिलिटी के बावजूद रिस्ट्रेंट शो करना, दैट इज़ अ पोजीशन ऑफ पावर, दैट टू मी डिनोट्स ट्रू पावर। बट कमिंग टू द सब्जेक्ट YBQ, हमारा $1 मिलियन क्वेश्चन आज ये है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा दोहरा रवैया रखे कि दिल में कोई बात है, शक्ल पे कुछ और आपके बन रहा हो, लोग इससे घबराते बड़ा हैं, तो अगर आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स में ऐसी कोई पर्सनालिटी आप आइडेंटिफाई करें, आप उसके साथ कैसे डील करते हैं? देखिए, प्रॉब्लम जो है ना, ये जो हमारी दोहरी पर्सनालिटी, हर इंसान मुख्तलिफ अंदाज से जाविये होते हैं अलग अलग। कभी बेटा होता है, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फादर, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फ्रेंड, कभी दुश्मन, कभी उस्ताद, कभी शागिर्द। सो यू हैव दीज पर्सनालिटीज इन यू। अगर आप उस अपनी पर्सनालिटी के बारे में अवेयर नहीं हैं तो फिर कोई मसला है। और अवेयरनेस उस वक्त नहीं होती जब हम लोग अपना साथ छोड़ दें। और हमारे साथ प्रॉब्लम यही कि बचपन ही से हमें डराया गया, और डराया भी झूठ से। बहू से डराया, बहू आया नहीं। हमें काली माई से डराया, हमें काली औरत नजर आती, हमारी जान निकल जाती है, बच्चे की चीख निकल जाती है। काले बाबे से डराया कि जैसे तू काला अपने जेब में, तो वी वर ऑलवेज पुट इनटू फियर। और ये सारे जो फियर्स थे ना, ये झूठ थे। उसके बाद उन्होंने हमें जिंदगी की लज्जतों से डराया, उनको गुनाह करार कर दिया। उसके बाद दोज़ख से डराया, अज़ाब कब्र से डराया, और अल्टीमेटली खुदा से डरा दिया। अब तो इस पॉइंट पे पहुंच गए, चॉकलेट केक से भी डरा दिया, मोटे हो जाओगे। नहीं, जो इन्होंने जुल्म किया ना, वो ये किया कि हमें खुदा से भी डरा दिया। हाँ। और जिस चीज से इंसान डरता है उससे दूर हो जाता है। और जब पता लगे खुदा हमारे अंदर है तो हम अपने आप से दूर हो गए, तो अपने आप को पहचान नहीं पाए। इसीलिए जो हम लोग कहते हैं दोहरी पर्सनैलिटी, वही इंसान तो वही है। दोहरी पर्सनैलिटी इसलिए कि वी हैव बिकम अनअवेयर, एंड अनअवेयर बिकॉज we've lost consciousness and it is out of fear. जब इंसान को डर लगता है तो डिफेंस मोड पे जाता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात अभी डॉक्टर नीलम भी यही कर रही थी कि आप देखें ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जहां आपकी इनसिक्योरिटीज़ निकल के आती हैं, वहां पे सेंस ऑफ कंपटीशन ही है ना। यानी आपको लगा कि एक ही गोल है, मुझे ना मिला तो इसको मिल जाएगा, इसको मिला तो मेरा नुकसान हो जाएगा। जहां ये सोच आपके अंदर आ गई, तब आप सही गलत सब चीज़ों को पीछे छोड़कर उस गोल के पीछे भागे। व्हाई इज इट डॉक्टर नीलम दैट वी फील सो इनसिक्योर, और वो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन ख़त्म कैसे किया जाए, ख़ास तौर पर क्लोज रिलेशनशिप्स में? ओके, जैसे आप बात कर रही थी कि अगर हम उस पर्सन को अवॉइड नहीं कर सकते और हमें लग रहा है कि ये डबल पर्सनालिटी हो रही है, राइट, तो किस तरह डील किया जाए? पहली चीज़ ये कि अपना पीस ऑफ माइंड बरकरार रखें। पहली चीज़ ये याद रखें कि ये जो शख्स मेरे साथ रवैया रख रहा है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी वजह से नहीं है, ये इसके अपने कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से उसका रवैया इस तरह बाहर आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट हिम। Is it easy to do? It takes practice. हाँ. It takes a lot of practice. अक्सर जब आपका एक्सपीरियंस हो YBQ कि कोई ऐसी कोई अलगार कर रहा है, तो इट इज़ वेरी इजी टू बिकम डिफेंसिव। यानी आप अपनी सफाइयाँ देने लगते हैं, आप ये कहने लगते हैं नहीं नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, और फिर आप गुस्से में आते हैं, चीखने लगते हैं कि आपने ये मुझे बात क्यों कही। किस तरह अपने जहन में ये बात रखें कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये इस अगले बंदे की अपनी प्रोजेक्शन, अपना इशू है, मेरा नहीं है ये। देखिए, डिफेंस मोड पे आप जस्टिफिकेशन देते हैं, और जस्टिफिकेशन आपकी एक प्रोटेक्शन आप अपने आप को समझे हुए हैं। और वो इंसान को डिफेंस मोड पे इंसान के हाथ इस तरह होते हैं, नज़र कुछ आ रहा नहीं होता। तो फिर हम लोग वैसी हवाई में दे रहे होते हैं कि शायद इससे बचत हो जाए, लेकिन उससे एक और साइड से मुक्का लगता है, उस साइड से और मुक्का लगता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ऑल इट इज अनअवेयरनेस ऑफ सेल्फ कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी। वी हैव बिकम रिएक्टिव पर्सनैलिटीज इंस्टेड ऑफ एक्टिव। We don't take action, we react to everything. So reaction सारा, और हम लोग उसको बेस करते हैं रिफ्लेक्स पे, और रिफ्लेक्स बेस है फियर पे, और फियर बेस है झूठ पे। कॉर्टिसोल, आपका दिमाग बिल्कुल मफलूज हो गया, आप सिर्फ फाइट और फ्लाइट मोड पे चले गए, तो सोचने समझने की सलाहियत तो वैसे ही ख़त्म हो गई। YBQ, have you ever experienced a moment in your life when you have felt insecure? Of course we all have. We all have, you know, it's part of life, and if you haven't, then there's something wrong with you. You know, ये सारे emotions हैं, लेकिन when आप जब aware होते हैं अपने emotion के बारे में, then only you can take self control over yourself. सही। वरना तो सारी हमारी खुशियाँ, गमियाँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें हमेशा जो असल चीज़ थी ना उससे दूर किया गया। अगर किसी सबसे करीबी ने भी दुआ दी ना, तो हमेशा खुशी की दुआ दी। खुशी एक मौसम है, ये आता है और चला जाता है। हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई कि जैसी कोई चीज़ आई, हमने उसके बरक्स चीज़ की। खुशी आई तो हम घबरा गए,
हम खुशी नहीं हो पाए, हमने उसको रोकने की कोशिश में लग गए शुरू कर दी, और हमने वो मौका था, वो जो लम्हा था, वो हमने गवा दिया। जब गम आया तो हम लोगों को जो फेक ईगो की वजह से कहा कि मर्द की आंखों में आंसू नहीं, तो हम रोए नहीं, हमने गम नहीं किया, हम मसनूई आराम ढूंढना शुरू हो गए। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तो सारी सारी रात रोते थे और हमसे ज्यादा मर्द तो वही थे। जब हमें डरना चाहिए था तो हमने बड़ी बड़ी मूछें रखी, हमने बोला हम तो खुद डराउन है। और जब हमें दिलेर होना हुआ तो हम बुज़दिल हो गए। तो तलाश एक्चुअली सुकून की होती है, और आपकी खुशी में सुकून, आपके गम में सुकून, आपके आंसू में सुकून, क्लोजर है, आपके डर में सुकून, क्योंकि मकाफात अमल है। शर्म, अगर आपने कोई गलत चीज़ की है तो डरो इस बात से, क्योंकि यू रीप व्हाट यू सो। और आपकी दिलेरी में सुकून, और बचपन से एक चीज़ बता कि जो तुम्हारे नसीब का कोई ले नहीं सकता, जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता, जो दिन तुम्हारा कब्र के अंदर वो बाहर नहीं, और जो बाहर वो अंदर नहीं। तो फिर इन तमाम चीज़ों को हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़िंदगी बहुत, मेरे लिहाज से तो एक बहुत ही हसीन और एक बहुत ही खूबसूरत वेकेशन और एक तोहफा है। बस उससे अटैच नहीं होना है, बस किसी भी चीज को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना। इट इज द फीलिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द फॉर्म। यस, हम लोग क्या कहते हैं, वी गेट सो अटैच्ड टू द फॉर्म दैट द फीलिंग गोज अवे। तो हम लोग उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचना शुरू हो जाते हैं उसको रखने, संवारने और उसके बारे में, कि हमने जो उससे लज्जत महसूस करनी है वो हम भूल जाते हैं। देखा जी, ये मैं आपको बता रही थी जब मैंने YBK को इंट्रोड्यूस आपसे किया था कि लफ्ज़ों में इतनी तासीर कि एक तो वो दिल पे असर करे और उसके सहर में आप गुम से हो जाएं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये बातें हम पे असर कर रही हैं, आप पे भी असर कर रही हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, रमजान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने उनको बता दिया पहले, आपके जो बैठे थे, मैं नफरत और खौफ का जो फर्क है ना, जी जी, एक अच्छी पर्सनैलिटी के शख्स में और एक जो नेगेटिव पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, इनमें हाँ जी, नफरत और खौफ का जो फर्क है, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप खुद कुछ कहना चाहते हैं या हम इस पे बात करें? आप कहते हैं? मैं खुद कहना चाहता हूँ। जी कहिए। जी कहिए, हमारे पास वक्त कम है भाई। बात करवा देना। नहीं, हेलो, आई थिंक मैं आपसे ऑफलाइन बात करती हूँ, एक ब्रेक पे मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन आप जो कहेंगे वो फिर अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे। और ये जो मेरी पालतू मक्खी है, इसको जरा साइड पे हम करते हैं, इसको कुछ खिला पिला देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। जी, हम इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं। हमने ब्रेक पे जैसे ही गए तो YBQ ने कहा कितना वक्त है तुम्हारे पास। उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही पहले लिखा हुआ इनका अपना कलाम, उसके 4 मिसरे पढ़े, जिसमें मुझे लगा कि बस बात ही ख़त्म हो गई, सारा टॉपिक, सारी चीज़ें उसमें समा गया। और मैं प्लीज़ चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए वो ज़रूर सुनाएं। देखिए, जब सेल्फ अवेयरनेस इंसान लूज़ करता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि अना आ जाती है ना बीच में, अना आ जाती है, और तमाम चीज़ें जो है ना बेस ही, ये प्रॉब्लम जो है वो अना की ही है। तो सब झगड़े अना के होते हैं, सब झगड़े अना के होते हैं। लोग कब कहाँ किसी के होते हैं, क्यों लगाते हैं आरज़ुए मन उनसे जो खुद से बेवफा जुदा होते हैं, जो खुद से बेवफा जुदा होते हैं। जब आप अपने रियल सेल्फ से डिस्कनेक्टेड होते हैं तो आप उस रियल सेल्फ को समझते हैं कि वो बड़ा कमज़ोर है, और उस कमज़ोरी को ढांपने के लिए आप अना, ईगो, एक फेस मास्क क्रिएट करते हैं। और उस फेस मास्क पे जब अटैक होता है तो आप भिपर जाते हैं, क्योंकि अंदर की इनसिक्योरिटी आपकी ट्रिगर हो जाती है। अब जिस तरह का ट्रिगर पॉइंट अगर आए डॉक्टर नीलम, तो लोगों को क्या कहेंगी कि अच्छा, एक तो ये है कि सेल्फ अवेयर होना, जो बार बार YBQ कह रहे हैं कि अगर ये कमी मेरे अंदर है तो मुझे ये एहसास हो। आपने भी प्रोग्राम की शुरुआत में यही कहा था कि हमें लगता है सारी दुनिया दोहरी शख्सियत की मालिक है सिवाय हमारे। हाँ, हम ठीक है, हम ठीक है। एग्जैक्टली। तो पहली चीज़ ये कि खुद पे काम करना, कि मेरी खुद की इनसिक्योरिटीज़ क्या क्या हैं। क्या मुझे कोई मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो उससे हसद होती है और फिर मैं उनसे ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करती हूँ, या फिर किसी का रिश्ता ज़्यादा अच्छा हो मुझे उससे इनसिक्योरिटी होती है, कोई ज़्यादा स्किनी हो गया उससे इनसिक्योरिटी होती है। प्लीज़ मुझे अपनी चीज़ें पता हो।
और जब ये चीज़ पता चल जाती है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम करता है, फिर सेल्फ कंट्रोल का एलिमेंट आ जाता है कि ओके ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे इस पे काम करना है। कैसे हील कर सकते हैं अपने आप को वाईबी क्यों? अगर आसान सहल बनाएं कि मुझे ये एहसास हो गया है कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरा वीक पॉइंट है, मुझे इससे तकलीफ होती है। कोई शख्स अगर मिसाल के तौर पे जैसे जी अगर आपके पैसे आपके पास कम है, किसी ने अगर उस पर ताना कसा तो मुझे तकलीफ हुई, किसी ने आपकी रंगत पे कहा, बैकग्राउंड पे कहा तो तकलीफ, ये मेरी वीकनेस है, ये मुझे पता चल गया, उसको हील कैसे करें? If you want to heal, just start to feel. महसूस करना शुरू करें। हम जब सोच पे लेके जाते हैं ना उसको, तो वो एक जस्टिफिकेशन देती है उसको। सही। If you want to heal, just feel. हाँ। खुशी है खुशी, गम है तो गम, डर है तो डर, दिलेरी है तो दिलेरी। बिल्कुल। तो if you want to heal, just feel. और ये आपको एग्जाम्पल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी मिलता है, जो पूरा साल गम का साल कहा जाता है, कभी गम से घबराया नहीं जाता उसको। अब हम कहते हैं वो जो आपने कहा कि खुश 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 हर वक्त सब चीज़ें अच्छी हो, लेकिन नीलम फिर भी इन दी एंड वर्क एनवायरनमेंट में एनी स्ट्रैटेजी फॉर पीपल जिनको ऐसा लगे कि वर्क एनवायरनमेंट में लोग इनसिक्योर हैं, ये मेरी परफॉर्मेंस, मेरे मेंटल वेलबींग को अफेक्ट कर रहा है, उनको क्या मशवरा देंगे? ओके, पहली चीज़ ये कि एक एक्सेप्टेंस रखें और अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत रियलिस्टिक रखें। देखिए ये वर्क एनवायरनमेंट ही है, वो हो सकता है मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो, मुझे बहुत काम करता हो मेरे प्रोजेक्ट्स में, लेकिन हम सबका गोल एक ही, हम एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस रखें कि अगर टकराएंगे तो वो बाजी ले जा सकता है और हाँ। ये इतना ही दोस्त है मेरा, राइट। दूसरी चीज़ ये कि अपने ट्रिगर्स पे खुद वर्क करें, किसी और को इतना कंट्रोल ना दें कि वो आपको हर्ट कर सके, राइट। और एक और चीज़ होती है कि जब गुस्से में आते हैं या हमें कोई हर्ट करता है तो 2-3 तरीके के रिएक्शंस ही आते हैं। कोई किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने डांट दिया, किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, लेकिन जब भी कोई इस तरीके की बात कर रहा है उसके पीछे अपनी उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो आपसे जेलस हो रहा है, वो आपसे इंफीरियर फील कर रहा है। तो ऐसे लोगों से गुस्से में आना या उनके लिए दिल ख़राब करना, उससे बेहतर है कि आप प्रे करें। कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अक्सर हमारे साथ कोई अगर वाक़या होता है तो हम किसी तीसरे का ओपिनियन लेने जाते हैं, 2 लोगों का मामला हम किसी तीसरे से डिस्कस करते हैं और उसका एनालिसिस लेने की कोशिश करते हैं कि देखो फलाने ने मुझे ये कहा, फिर दोनों सर जोड़कर बैठते और कहते हैं हाँ इसका मतलब है कि वो इनसिक्योर था। ये रियलाइजेशन भी आपकी पर्सनल रियलाइजेशन है, यानी आप पहले अपने बारे में सेल्फ अवेयर होंगे तो दूसरे के एक्शंस को, चीज़ों को देखें कि अच्छा क्या चीज़ मेरी है और क्या चीज़ मुझ पर मुसल्लत की जा रही है। लेकिन अगर आपने फिर किसी तीसरे के पास जाना है और उसकी राय का इस्तेमाल करना है, अपनी ब्रेन को छुट्टी देनी है, तब तो कोई फायदा नहीं हो रहा। What do you say YBQ? देखिए, I don't see anything as a ये जो है there's no competition. मेरे हाथ की लकीरें किसी से मिलती नहीं है, तो कंपटीशन तो उसका होता है ना जो बराबर हो। तो मेरे तो कोई बराबर नहीं, ना मैं किसी के बराबर हूँ, तो मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ who has to complement others and that's it. प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं, देखें nobody can love how you love, so stop expecting how others will love because they cannot love जिस तरह आपकी चाहत है, ये आप ही को सिर्फ दी गई है। सही। तो बस अपनी ज्यादा फिक्र करें, लोगों की जब हम फिक्र करने पे लगते हैं ना तो अपने आप में के कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं। This is a beautifully said message and I think the perfect juncture to end the show today. Thank you YBQ, thank you Dr. Neelam for being here with us. अपनी फिक्र करें जी, दूसरों की फिक्र करना ज़रा कम कर दें। आप जब सुकून में होंगे आपके इर्द गिर्द का मौसम भी खुशगवार हो जाएगा और लोग भी आपको अच्छे मिलेंगे। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।